इंडियंस हैं ऐसे। अरे साहब, आपको पता है वॉशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल छपा है? आपको पता है न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल छपा है? डू यू नो? ये कहते हैं कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आर्टिकल छपा है कोने में डालो ना, कौन पढ़ रहा है यहाँ पे वॉशिंगटन पोस्ट। ये मोदी जी का एटीट्यूड है और ये इंडिया का एटीट्यूड। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत को 75 साल हो गए आज़ादी के बाद, जहां पर अब भारत का माइंडसेट बिल्कुल ही चेंज हो गया है। पहले भारत अपने अवाम के बारे में नहीं सोचता था, पहले वो हमेशा दबाव में रहता था, पर अब ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है, जहां पर भारत अपने एग्रेसिव नेचर को हर एक सेक्टर में दिखा रहा है। जहां पर भारत ने रशिया से ऑयल ले लिया, जबकि अमेरिका ने उससे लेने से मना कर दिया था, क्योंकि इससे भारतीय अवाम को बहुत ही अच्छा फायदा पहुंच रहा था। इसलिए भारत ने अमेरिका की फिक्र ना कर रशिया से तेल ले लिया। यहाँ पर भारत आज स्टार्टअप में तीसरे नंबर पे आ रहा है पूरी दुनिया में, जहाँ पर भारत में हर रोज कोई ना कोई तो नया स्टार्टअप शुरू होता है और वो भारत की इकोनॉमी में बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करता है। जहाँ पर नरेंद्र मोदी ने भारत को एक दिशा निर्देश दिखाई कि हम अपने 100वें साल में डेवलप कंट्री बनना चाहते हैं, इसलिए हमें ऐसी नीतियां अपनानी होगी जिससे भारत फास्ट ट्रैक में ग्रोथ कर सके। भारत के डेवलप होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि भारत कभी भी किसके भी कैंप में नहीं गया। वो उसकी पॉलिसी हमेशा आज़ाद रही और उन्होंने जिससे फ़ायदा हो सके उससे फ़ायदा लिया और अपना डेवलपमेंट खुद करते रहे। भारत की सबसे अच्छी बात यह रही कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जहां पर बाकी अन्य देशों में ये सब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि हर एक जन भारत के बारे में सोचता है। इस तरह से भारत अपनी प्रगति कर रहा है। आने वाले साल में कोई भी भारत को महाशक्ति बनने से नहीं रोक सकता। ऐसी वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। आपने एक बड़ी इमेज थी जो मैं आपको समझाता हूँ, जो इंडिया का कैसे चेंज हुआ है ना पिछले कुछ सालों में, इंडियंस का माइंडसेट कैसे। आपको याद है सौरव गांगुली वो अपनी शर्ट निकाल के लॉर्ड्स की बालकनी में हिला रहा है? दैट इज द माइंडसेट ऑफ द न्यू इंडिया कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉर्ड्स होगा, तुम्हारे लिए होगा। हम आए, तुम्हें ठोक दिया, अपनी बनियान भी निकाली, टी शर्ट भी निकाली, घुमा भी दी। तो अच्छा, दूसरी चीज जो है ना, ये बात कि मुसलमानों ने 1000 साल के लिए राज करा, ये बात भी गलत है। साउथ इंडिया में कई ऐसी जगह थी जहां पे मुस्लिम्स ने कभी राज नहीं करा, और पीक जो था मुगल एम्पायर, दैट वाज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब आलमगीर। वो पीक पे था, और उस समय जब पीक पे था औरंगजेब आलमगीर का जो एम्पायर था, चीमा साहब, औरंगजेब को डिप्रेशन हो गया था, बिकॉज मराठों ने अंडर छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठों ने इतनी खिड़कियां हिलाई मुगल साम्राज्य की कि उसको बेचारे को डिप्रेशन हो गया। वो कब से लड़ रहा था पता है? 10 20 30 साल कब से कितना लड़ के मराठों के साथ। मराठों ने क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर वेज करा, क्लासिकल गुरिल्ला वॉरफेयर छत्रपति शिवाजी महाराज ने। कभी जंगलों में, कभी पठारों में, कभी बीहड़ में, कभी किलों में, यहां से मारा वहां से। द मुगल्स वर यूज्ड टू अ कन्वेंशनल वॉर। इनको समझ में नहीं आया कि छत्रपति शिवाजी कहां से अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहा है। ये बहुत बेचारे हिल गए थे। तो ये कहना कि पूरा एक छत्र राज था मुस्लिम्स का इंडिया पे, ये भी गलत है। पर हाँ, दिस इज ऑल्सो ट्रू कि लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, लार्ज पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड सम पार्ट्स ऑफ सदर्न इंडिया, जहां तक बाद में हम देखते हैं कि हैदराबाद तक जहां तक निजामत गई थी, वहां तक तो था, ये बात सच है। इंडिया नहीं चाहता कि कोई उसका महरम बने, दैट इज द सबसे बड़ा डिफरेंस। और पिछले जो 10-15 साल में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, खासतौर से 1990 से, जब से 1991 में जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ, मुझे लगता कि इंडिया एक तरह से यतीम हो गया। और यतीम होने से ये होता है कि आप इमीडिएटली ग्रो हो जाते हैं, वरना अगर आप 50 साल की भी हैं तो आप अपने अब्बा से पूछते हैं कि मैं क्या करूं। लेकिन अगर जब अब्बा खर्च हो जाते हैं तो देन यू कैन डू व्हाट यू लाइक, मतलब आप। तो इंडिया एकदम 1991 के बाद से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ, इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ती गई और उससे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में कॉन्फिडेंस बढ़ता गया।
तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने जो है सो 1998 में जो टेस्ट किए थे, इंदिरा गांधी ने 1974 में कहा कि ये पीसफुल टेस्ट है, लेकिन वाजपेयी ने कहा कि नो वी आर नाउ ए न्यूक्लियर पावर। तो इस तरह से एकदम सडन कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। और अब तो वो ये मोदी की सरकार में तो आपको काफी नजर आता कि ये दे आर प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, और पिछले 5-10 साल से पाकिस्तान इज प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो ये फर्क तो जरूर है। तो इंडिया की 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को देखे, उसकी ग्रोथ को देखे, तो every successive government, irrespective of the political party which it came from, has worked towards the progress of India. आप जवाहरलाल नेहरू को देखें तो 5 ईयर प्लान थे, हमारे पास में बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे, स्टील प्लांट्स बनाने थे, बांध बनाने थे, डैम्स वगैरह क्रिएट करने थे, एक न्यूक्लियर एरिया में काम करना था, रिसर्च करना था। हम तो बहुत पहले न्यूक्लियर हो गए थे, लेकिन उसके मतलब ये सारी चीज जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे, उस बात को लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी ने, राजीव गांधी ने, बीच में गुजराल साहब आए थे, उसके बाद नरसिम्हा राव एक ऐसे स्टेज पे थे जिन्होंने इंडिया को लिबरल इकोनॉमी बनाया, उन्होंने कैपिटलिस्ट फॉर्म में किया, बिकॉज हम उस वक्त बहुत डायर स्टेट्स में थे और एक बहुत ही बुरी सिचुएशन से नरसिम्हा राव जो कि कांग्रेस के थे उन्होंने निकाला। उसके बाद बीजेपी पावर। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि श्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद में डेफिनेटली एक बूस्ट मिला है, but every government would success, whether if the BJP comes in the power, obviously it will take its agenda forward, but if any other government comes also, that will be driven by, because ultimately लोग ही लाते हैं ना, लोग अपनी डिमांड पे लाते हैं। तो आने वाली सरकार ये इसलिए नहीं बंद करेगी क्योंकि मोदी जी चलाते थे। तो अल्टीमेटली ये तो डन थिंग है। हमारे यहाँ फॉरेन रिलेशंस में बहुत माइनर चेंजेस आते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म डिफेंस रिलेशनशिप में या डिफेंस मैनेजमेंट में बहुत कम फर्क आता है। सिमिलरली इंडस्ट्रीज, जॉब और कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, इसमें बहुत नहीं आते।